तो बड़े फ्रिक्शन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नाउ हमारे पास बेटे इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है which is making an angle theta with the horizontal, और यहां पे मैंने एक पुली लगा दिया। नाउ देखिए बेटे ये मास m1 और ये मास m2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is mu, coefficient of friction between the surface and the block is mu। So आप देखिए ये ब्लॉक यदि नीचे को जाता है और ये ब्लॉक यदि ऊपर को जाता है तो बेटा देखो there will be friction force that will be opposing this motion, और उस समय coefficient of kinetic friction आएगा, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स आएगी उस समय। तो अब आप देखिए this will be, we will write the equations of motion for the two blocks। बेटे देखो इस पे टेंशन T ऐसे एक्ट कर रही है, इसका भार m1g is acting like this। So m1g minus tension is equal to m1 into acceleration। इस पर टेंशन कैसे एक्ट कर रही है बेटे ऐसे। अब इसको दो फोर्सेस अपोज कर रही हैं, वो दो फोर्सेस क्या है अपोजिशन वाली, एक तो इसके वेट का कंपोनेंट, इसका भार ऐसे है और बेटे ये एंगल कितना है थीटा, तो इधर कितना आ गया m2g cos थीटा और इधर आ गया m2g sin थीटा, और फ्रिक्शन की फोर्स है वो ऐसे अपोज कर रही है दैट इज म्यू m2g cos थीटा, यानी कि म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन बेटे किसके बराबर है m2g cos ऑफ थीटा। तो आप देखिए t माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g म्यू के m2g cos of theta is equal to m2 into acceleration। तो यहां से बेटे you can find the acceleration कैसे, by adding the two equations m1g minus m2g sin theta minus mu k m2g cos of theta बटा m2, ये बराबर हो गया किसके बेटे एक्सेलरेशन के। So this is equal to acceleration। So acceleration of the block, this is common acceleration क्योंकि m1 मास की भी एक्सेलरेशन सेम है और m2 की भी एक्सेलरेशन यही है। So acceleration is equal to m1g minus m2g sin theta minus mu k m2g cos theta whole upon m2। ये एक इंक्लाइंड प्लेन की हमने प्रॉब्लम की। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंक्लाइंड प्लेन पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि जो इंक्लाइंड प्लेन वाला मास है वो ऊपर जा रहा था, वो हो सकता था वो नीचे भी जाता, तो उसमें प्रॉब्लम में इक्वेशंस इन्वर्ट हो जाती, इक्वेशंस चेंज हो जाती। आप देखिए बेटे एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग ए रफ सरफेस, ये एक रफ सरफेस है और यहां पे बेटे एक मास पड़ा है, मास बड़ा M, इससे धागा, यहां पे धागे के साथ एक और मास लटका हुआ है बेटे। नाउ दिस मास इज लेट अस से बड़ा M डैश, ये मास लटका हुआ है, ये मास यहां पे है। अब क्वेश्चन ये है बेटे कि हमने अगर ये मास लटका रखा है तो वी फाइंड, ये रफ प्लेन है, दिस इज ए रफ प्लेन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यूएस। अब क्वेश्चन ये है कि ये मास हमने जब लटका रखा है इसके साथ, तो ये
सफिशिएंट है इसको चला देता है। यानी कि अगर सिर्फ यही सिस्टम है तो दिस विल स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन हैज बीन ओवरकम। अगर ये चलने लग पड़ा, ये सिस्टम ये नीचे चलने लग पड़ा और ये आगे चलने लग पड़ा, इसका मतलब है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ओवरकम हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे कितना मास रखा जाए, इस पे कितना मास रखा जाए कि ये सिस्टम स्टेशनरी हो जाए। what mass should be kept on बड़ा M so that the system is stationary। तो कितना मास रखा जाए कि सिस्टम स्टेशनरी हो जाए। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटे। लेट अस सपोज कि हमने इस पे ये स्मॉल एम मास रखा और स्टेशनरी हो गया। स्मॉल एम मास रखने पे सिस्टम स्टेशनरी हो गया। यदि स्मॉल एम मास रखने पे सिस्टम स्टेशनरी हो गया तो एम और एम डैश की टर्म्स में क्या वैल्यू होगी इस स्मॉल एम की, वी कैन फाइंड आउट। कैसे बेटे, एक फोर्स एनालिसिस करेंगे, सिंपल फोर्स एनालिसिस है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं। आप ऐसा करो, यहां पे इस मास का फोर्स एनालिसिस करो। इसका भार क्या है, एम डैश जी एक्टिंग इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन टी इज लाइक दिस। यही टेंशन यहां पे आएगी। धागा एक है, टेंशन कैसे चेंज होगी, टेंशन तो सेम रहेगी। अब अगर ये सिस्टम स्टेशनरी है, इसका मतलब है कोई ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं। तो इस पे एम डैश पे जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टी और एम डैश जी, दे आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर। अब इसका मतलब हुआ टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू जी। अब यहां पे ये टेंशन इतनी है कि इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है कौन, दी टेंशन। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस। दैट मींस आई कैन से T is also equal to, from mass m, I can say T is also equal to mu s। अब इस केस में जो फ्लोर है, यहां पे फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, तो बेटा जो नेट मास एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या नेट फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसका रिएक्शन मिलेगा, जो रिएक्शन लगेगा, जो यहां से रिएक्शन मिलेगा, वो किसके कारण मिलेगा, m प्लस एम इंटू जी। क्योंकि ये दोनों कुल भार कहां लग रहा है, बॉटम पे। तो ये पूरा भार क्या करेगा, फर्श को दबाएगा, और फर्श क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन बेटा R। तो TS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। बेटा लिख लो इसको, म्यू एस इंटू क्या चीज, m प्लस एम, म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी। दिस इज T। ये पहली इक्वेशन बोल दो, ये दूसरी इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम ही होगी। तो बेटा देखो, म्यू एस एम प्लस एम इंटू जी, ये बराबर है किसके, एम डैश इंटू जी। यहां से ये काट लो, जी से जी कट गया। अब जी से जी कट गया तो बेटे नाउ यू कैन राइट दिस, m प्लस एम इज इक्वल टू m डैश बटा म्यू एस। सो स्मॉल m इज इक्वल टू m डैश अपॉन म्यू एस माइनस बड़ा M। So this is the mass that needs to be kept
on this mass so that the system is in equilibrium or the system is in a state of rest. ये एक प्रॉब्लम हमने की। तो बेटे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा आपके साथ। This is called popularly as chain problem. बेटे चेन प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मास डिस्ट्रीब्यूशन का। मास जो है वो लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम। तो बेटे चेन जो होती है ना, चेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास की वो किस में होती है? लेंथ में। तो चेन हैज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। That is, mass is distributed in a line. Mass is distributed in a line. अब एक प्रॉब्लम ये है बेटे, हमारे पास एक ऐसा प्लेन सरफेस है और ये सरफेस कैसा है? रफ। इस पे हमने ऐसे एक चेन रखी हुई है, इस तरह से हमने एक चेन रखी हुई है और चेन की लेंथ है बेटे L, चेन का मास है m। चेन की लेंथ है L, चेन का मास है m। अब सिचुएशन ये है कि चेन का 1/3 पोर्शन यानी कि L/3 लटका हुआ है और बाकी बचा हुआ कितना हो गया बेटे? 2L/3, L माइनस L/3। 2L/3 वो टेबल के ऊपर है। अब चेन का मास आपको कुल चेन का मास दे रखा है, कुल लेंथ दे रखी है और कहता है इस पोजीशन में ये स्टेशनरी है, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन बी हंग, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन which can be hung is L/3 is 1/3। तो इसका मतलब क्या है? अगर इससे ज्यादा आप हैंग कर दोगे तो इतने का पोर्शन का उतना भार हो जाएगा कि इट विल ब्रिंग द चेन डाउन। यानी कि यहां पे बेटे फ्रिक्शन है, क्योंकि हमने बोला था शुरुआत में रफ सरफेस है ये, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट μs है। अब चेन, मैक्सिमम चेन जो हैंग कर सकते हो आप सो दैट द अबव पोर्शन डज नॉट स्लाइड इज L/3। आपसे सवाल ये है कि अगर ये L/3 मैक्सिमम हंग पोर्शन है, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इफ द मैक्सिमम हंग पोर्शन, मैक्सिमम हैंगिंग पोर्शन इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। सो देखो बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/3 पोर्शन हंग है तो जो इसका 1/3 पोर्शन का भार है, जो इस 1/3 पोर्शन का भार है वो क्या कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग, इट इज इक्वलेंट टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द पोर्शन दैट इज रेस्टिंग। जो ये पोर्शन रेस्ट कर रहा है, इस पे जितनी लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस वेट से बैलेंस्ड है, तभी ये क्या है? इट इज हैंगिंग और इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब देखिए ये हम निकाल सकते हैं कैसे बेटा? देखो, जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसका मास निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज दिस मच। मास पर यूनिट लेंथ ये हो गया, इनटू अगर लेंथ होती है L/3 तो उसका भार इतना हो जाता, वेट कितना हो जाता? mg। ये फोर्स लग रही है चेन पे, जो ऊपर वाली चेन है, ये किसके बराबर होगी बेटे? दिस विल बी इक्वल टू μs इनटू, अब चेन ऊपर कितनी है उसका भार लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका भार यहां सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। वो क्या करेगा? टेबल को दबाएगा और टेबल क्या करेगा? रिएक्शन देगा। तो वो क्या भार होगा वो निकाल रहा हूं मैं यहां पे, μs इनटू
बेटे मास पर यूनिट लेंथ इज m/l इंटू 2l/3। ये क्या हो गया, मास ऑफ द पोर्शन दैट इज रेस्टिंग इंटू g। ये रिएक्शन हो गया, ये कुल रिएक्शन हो गया बेटा, और ये म्यूएस हो गया। अब आप देखिए, आई कैन कैंसल आउट m/l बोथ साइड्स, आई कैन कैंसल आउट दिस l, I can cancel out g, and I can cancel out 3 from both sides. So I am getting 2 mu s बराबर 1। तो इसका मतलब है mu s is equal to 1/2। mu s is equal to 1/2, यानी coefficient of static friction between the table and the chain is half। अब बेटे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी तरह की, बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है ये। What is the coefficient of static friction between a table and a chain, if maximum hung portion from the table is L/4, mass chain of chain m, length of chain L। अब देखो बेटे L/4 पोर्शन मैक्सिमम ओवर हैंगिंग पोर्शन है, और आपने क्या पता करना है, आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो ये हो गया बेटे L/4, L minus L/4, so that means 3L/4 portion is lying on the table। so बेटे इसका भार कितना हो जाएगा, m/l इंटू L/4। ये भार हो गया हैंगिंग पोर्शन का, इसका वेट कितना हो गया बेटे इंटू जी, ये वेट इसको खींच रहा है इस वाले पोर्शन को। so this will be equal to limiting force of static friction mu s into m/l into 3L/4 into g। m/l से m/l कैंसिल कर दो बेटे, L/4 से L/4, g से g, इसका मतलब क्या आ गया, mu s is equal to 1/3। यानी अगर 1/4 पोर्शन हैंग करे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन becomes 0.333। so आपने ये दो प्रॉब्लम्स करी which are by the name chain problem। now another problem which is very popular is the block on block problem। बेटे इसमें कई सारी सिचुएशंस हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में। ऐसा है, हमारे पास इस तरह से एक कोई फ्लोर है, इस पे बेटे एक मास ये रहा, इसको मैं m1 कह लेता हूं, और दूसरा मास बेटे यहां पे है, इस मास को मैं m2 कह लेता हूं। ऐसा ये और ये जो फ्लोर है और जो ये सरफेस है, ये तो है स्मूथ मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, और बेटे ये जो सरफेस है m1 और m2 के बीच में, दिस इज रफ। ये सरफेस रफ है, यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, m1 जो है उसका भार
m1 जो है और जो एक फ्लोर है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि सरफेस स्मूथ है, और m2 और m1 के बीच में जो सरफेस है वो रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है बिटवीन दीज टू सरफेसेस, बिटवीन m1 एंड m2। अब बेटे m2 पर हम फोर्स लगा रहे हैं, m2 पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें दो केस अराइज होते हैं। एक केस तो ये है कि एक पर्टिकुलर फोर्स वैल्यू तक आप m2 पर धक्का दे रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर फोर्स वैल्यू तक m1 और m2 इकट्ठे चलते रहेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप m1 और m2 सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, ये अलग चलेगा उस समय और ये अलग चलेगा। अब बेटे अगर ये इकट्ठे चलते हैं सो दोनों के दोनों इकट्ठे कब तक चलेंगे? सवाल ये है किस फोर्स वैल्यू तक, किस मैक्सिमम फोर्स वैल्यू तक ये इकट्ठे चलेंगे। दूसरा सवाल ये है कि यदि ये अलग अलग चलते हैं तो वो कब चलेंगे और किस किस एक्सेलरेशन से चलेंगे। क्या दोनों की एक्सेलरेशन उस समय सेम होगी या दोनों की एक्सेलरेशन उस समय डिफरेंट होगी। वी वांट टू नोट दिस, ये हमें पता करना है बेटे। तो अब देखिए, अब इसका हम एनालिसिस करते हैं इस वाले ब्लॉक का। बेटा देखो, इस पे फोर्स लग रही है एफ फोर्स ऐसे। आपको ये पता है कि जैसे ये फोर्स इसको आगे लेके जाना चाहती है तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन की, क्योंकि ये रेस्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगी? ऐसे। और ये कितनी होगी बेटे? म्यू एस m2g, बिकॉज इसका भार बेटा इस पे एक्ट कर रहा है m2g और ये इसको रिएक्शन दे रहा है r इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपकी अप्लाइड फोर्स बड़ी हो जाए बेटे किससे? इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, देन व्हाट विल हैपन, द ब्लॉक देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन m1 एंड m2, मतलब ये अलग अलग चलेंगे, m1 और m2 अलग अलग चलेंगे। there will be relative motion between m1 and m2। अब लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन और इक्वल टू है किसके बेटे? म्यू एस m2g, या rather we say it is less than mu s m2g, then what will happen, both the blocks अगर हमारी अप्लाइड फोर्स कम है किससे? इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, then both the blocks will move together, क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शनलेस है, रिलेटिव मोशन होगा नहीं उस सिचुएशन में। अब आपको ये पता चल गया कि किस केस में देयर विल बी रिलेटिव मोशन और किस केस में देयर वोंट बी ए रिलेटिव मोशन। नाउ हम पहला केस ले रहे हैं जब F अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि अप्लाइड फोर्स कम है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो ये फर्स्ट केस है, दोनों बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, उस समय एक्सेलरेशन क्या होगी? वी विल कैलकुलेट दिस। देखो बेटे, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन F is equal to m1 plus m2 into acceleration. F is equal to m1 plus m2 into acceleration. So A will be equal to applied force upon total mass. तो जो आपकी F फोर्स है वो लेस है mu s m2g से, so there will be a common acceleration which will be equal to
F upon total mass, applied force upon total mass. Now ये तो हो गया फर्स्ट सिचुएशन और ये होगी कॉमन एक्सेलरेशन. नाउ बेटे देयर इज अनदर सिचुएशन, वी विल नाउ डिस्कस केस 2. केस 2 में क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं. तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज रिलेटिव मोशन relative motion occurs between m1 and m2. Relative motion occurs between m1 and m2. तो यदि relative motion occur कर रहा है between m1 and m2, now in this particular situation, what is going to happen? Applied force is greater than, यानी कि ये वाला ब्लॉक मोशन में आ गया और काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे एक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी. इसका बेटे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. M2 का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. इस पे फोर्स लगी ऐसे F, और बेटे इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी अब म्यू के M2 इंटू जी, बिकॉज इसका भार इस पे, इसको रिएक्शन मिल रहा है कितना, M2G का रिएक्शन मिल रहा है. अब ये चले लेट्स से विद एक्सेलरेशन A2 in the forward direction, it moves with an acceleration A2. Now F minus mu k M2 into G is equal to M2 into A2. So A2 So A2 is equal to F minus mu k M2 into G bata M2. So this is acceleration of the above block. Now बेटे मास M1 की एक्सेलरेशन, मास M1 किस एक्सेलरेशन से चलेगा, अब हम ये निकालना चाहते हैं. We want to find out कि मास M1 किस एक्सेलरेशन चलता है. इसको करने के लिए देखिए बेटे, पहले तो मास M1 किस डायरेक्शन में चलेगा ये पता कर लेते हैं कि M1 किस डायरेक्शन में चलेगा. अगर ये ब्लॉक ऐसे चला तो इस पे, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन यूं आई, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे, इसका रिएक्शन लगेगा नीचे वाले ब्लॉक पे. ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है कौन सी, म्यू के M2G, इसका रिएक्शन इस पे लगेगा कैसे, ऐसे. तो निचले वाले ब्लॉक पे बेटे कौन सी फोर्स लगेगी, रिएक्शन लगेगा ऊपर वाले फ्रिक्शनल फोर्स का, वो हो जाएगा म्यू के M2 इंटू जी. और ये फोर्स इसको कैसे चलाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटे, लेट्स से A2. बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस एंड इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A2. तो बेटा अब ये सॉरी A1, द एक्सेलरेशन विल बी A1 नॉट A2. तो ये चलेगा विद डिफरेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम द अबव ब्लॉक. इस ब्लॉक से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम आप इजीली निकाल सकते हैं. बेटे इस पे फोर्स लग रही है म्यू के M2G, और ये जा भी कैसे रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू के M2G इज इक्वल टू M1 इंटू A1. इसका मतलब क्या हुआ बेटे, A1 इज इक्वल टू म्यू के M2G बटा M1. So this will be the acceleration of the block M1. So A1 is equal to mu k M2G bata M1 and A2 is equal to F minus mu k M2G bata M2. So ये हो गई बेटे block and block की पहली situation. This is the first situation. Now we will go on to the next situation of the block and block problem. नाउ देखिए बेटे, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में एक और सिचुएशन है. वो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास बेटे देखो ये ब्लॉक M2 नीचे पड़ा है,
लेट्स से ये M1 ब्लॉक नीचे पड़ा है, लेट अस से दिस सरफेस इज स्मूथ, ये सरफेस सपोज कीजिए बेटा स्मूथ ही है फ्लोर, और जो इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा है of mass M2, let us suppose that there is roughness between M1 and M2, M1 और M2 के बीच में क्या है, रफनेस है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब हम फोर्स लगा रहे हैं बेटे किस पे, नीचे वाले ब्लॉक पे। नाउ वी हैव चेंज्ड, अब फ्रिक्शन यहां पे है, नीचे वाला ब्लॉक स्मूथ है, ऊपर वाला ब्लॉक और इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस है वो रफ है, यानी यहां फ्रिक्शन है, और आपने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाई है। अब देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी करना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मोशन, किस तरह की मोशन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब जब आप इस वाले ब्लॉक को मूव करेंगे तो व्हाट विल हैपन, फोर्स इस पे लगी और इन दोनों बीच यहां पे सरफेस रफ है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी बेटे, दैट विल बी म्यू एस M2G। अगर तो आपकी, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं M1 ब्लॉक का, तो बेटे देखो F फोर्स इस पे ऐसे लगी और फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है, ये फ्रिक्शन क्या से अपोज कर रही है, म्यू एस M2G। नाउ in this particular situation, if the applied force should be less than or equal to mu s M2G, so that both the blocks move together, दोनों के दोनों ब्लॉक्स को यदि इकट्ठा चलना है तो अप्लाइड फोर्स should be less than equal to mu s into M2 into G. Now in case if both the blocks move together, that means there is no relative motion here, in this particular situation the acceleration of the system will be equal to F upon M1 plus M2. अगर दोनों के दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलते हैं then acceleration is equal to F upon M1 plus M2 for the combined system. लेकिन अगर बेटे ऐसा नहीं होता, सपोज ऐसा हो जाए कि F जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो है, इट इज ग्रेटर देन म्यू एस M2 into G, तो क्या होगा, देन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव डिफरेंटली, दोनों के दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ, अब आप उसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कीजिए, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे बेटे। तो F फोर्स आपने ऐसे लगाई और क्योंकि ये वाला ब्लॉक इससे डिफरेंटली मूव करने लग पड़ा है, जो ये वाला ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपस में डिफरेंट मूव करने लग पड़े हैं, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको आप स्लाइड करोगे बेटे तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगी, ऐसे, सो म्यू के M2 into G। तो हमारे M1 ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगी, दैट विल बी म्यू के M2 into G, दैट विल बी अपोजिंग दिस फोर्स, यानी कि ये इसका असर इस पे ऐसा होगा कि ये इसको रोकना चाहेगा, कि क्योंकि ये M1 को, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो M1 को स्लाइड नहीं होने देना चाहती। तो बेटे F माइनस म्यू के M2 into G is equal to M1 into acceleration, और इसको मैं बोल देता हूं A1, where A1 is the acceleration of block M1। M1 ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है बेटे, A1। तो आपके पास A1 कितना आ जाएगा बेटे, F माइनस म्यू के M2 into G अपॉन M1। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1। अब M2 की एक्सेलरेशन देखोगे यदि आप,
तो M2 की एक्सेलरेशन कैसे होगी बेटे, ये रहा आपका ब्लॉक M2, ब्लॉक M2 पे क्या होगा, नाउ देयर विल बी, इन दोनों के सरफेसेस के बीच में क्या आई, फ्रिक्शन आई, और वो कितनी आई बेटे, म्यू के M2 इंटू जी। अब इसको अपोज किया उस फ्रिक्शन ने और इसका रिएक्शन लगेगा इस पे, ये कितना हो जाएगा, म्यू के M2G, ये रिएक्शन लग गया बेटे, और ये रिएक्शन कॉज करेगा इसमें एक्सेलरेशन A2। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, म्यू के M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A2। तो इसका मतलब है A2 कितना हो गया बेटे, म्यू के इंटू जी। So acceleration with which the above block will move is mu k into g, और जो लोअर ब्लॉक है बेटे वो किस एक्सेलरेशन चलेगा, f माइनस म्यू के m2 into g बटा m1। तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम की डिफरेंट सिचुएशंस मैंने डिस्कस की आपके साथ। नाउ बेटे नेक्स्ट, next what I am going to discuss with you is rolling friction. Next is rolling friction. नेक्स्ट बेटे रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए दो तरह की फ्रिक्शन होती हैं, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अनदर इज रोलिंग फ्रिक्शन। अभी तक आपने जितने भी आर्टिकल किए हैं उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी। एक पहिया अगर बेटे रोड पे चल रहा है तो पहिए और रोड के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होती है। मतलब अगर मेरे पास इस तरह से एक व्हील है और इस व्हील का रेडियस है स्मॉल आर, बेटे इस व्हील का भार होगा वो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, लेट अस से मास ऑफ द व्हील इज m, सो वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg, और नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है बेटे, बड़ा R। अब ये पहिया रोल कर रहा है बेटे, दिस व्हील इज रोलिंग डाउन। अब ऐसा है देखिए, जो इनिशियली हमें कुछ फोर्स चाहिए कि ये मोशन में आ जाए, एक बार मोशन में आ गया तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। तो इसके लिए पहिए के लिए भी, इस रोलिंग पहिए के लिए भी देयर इज सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या है कि इतनी मिनिमम फोर्स तो हमें लगानी पड़ेगी कि ये पहिया जो है रोल करना शुरू कर दे। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस into normal reaction upon radius। आपने देखा था कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन केस ऑफ स्लाइडिंग, ये तो किसके लिए है, दिस इज फॉर ए रोलिंग बॉडी। लेकिन अगर स्लाइडिंग बॉडी होती तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाती, दैट वुड हैव बीन म्यू एस इनटू आर। अब दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, स्लाइडिंग और रोलिंग को कंपेयर करेंगे। आप देखिए यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आर बटा रेडियस है, नॉर्मल रिएक्शन आर बटा रेडियस है। ये क्या है, ये फैक्टर छोटा है या बड़ा, बेटे यहां पे तो अगर मान लो सेम मास का, जितना मास का पहिया था उतने ही मास की स्लाइडिंग बॉडी होती तो आप देखते, मतलब सेम मास की, यहां पे पहिया भी मास m का है और यह स्लाइडिंग बॉडी भी सेम मास की है, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सपोज कीजिए FL डैश है और इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है FL। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो बेटा देखो इसका वेट mg और इसका रिएक्शन r, यानी दोनों में रिएक्शन तो सेम है, लेकिन इसमें आप रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये फैक्टर क्या हो रहा है, छोटा। तो इसका मतलब है FL इज लेस देन FL डैश, FL इज लेस देन FL डैश, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग बॉडी इज लेस देन स्लाइडिंग बॉडी। सो बॉडीज को रोल करना आसान है व्हेन कंपेयर टू स्लाइडिंग द बॉडीज। बॉडीज रोल बड़ी आसानी से हो जाती हैं,
लेकिन स्लाइड करवाना इज मोर डिफिकल्ट। सो इसी तरह से बेटे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑल्सो बी लेस देन रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटे देखो F काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के into R, this is for sliding body, this is for a sliding body, but Fk mu k into R by R, this is for a rolling body, Fk dash कह लूंगा इसे। So बेटे Fk dash is less than Fk. So always rolling friction is less than sliding friction. क्या फ्रिक्शन हमेशा नुकसान ही करती है? No, friction is a necessary evil. फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटे मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन है। मैं चल इसलिए पा रहा हूं फ्लोर पे बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। आइस स्केटिंग रिंक में एक आदमी का चलना मुश्किल इसलिए है बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन कई जगह अनडिजायरेबल भी है। कहां अनडिजायरेबल है फ्रिक्शन? बेटे नॉर्मली जो शाफ्ट्स होते हैं, मूविंग शाफ्ट्स, उनको हम बेरिंग्स के बीच में रखते हैं। बेरिंग्स के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि स्लाइडिंग कांटेक्ट ना बने, रोलिंग कांटेक्ट बने। रोलिंग कांटेक्ट की वजह से व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रोलिंग कांटेक्ट? बेनिफिट इज द फ्रिक्शन इज लेस, काइनेटिक फ्रिक्शन इज less in case of rolling than in sliding. So friction is a necessary evil. So we have finished friction in detail completely, and we have discussed all the concepts related to friction, all the peculiar problems related to friction, that is block on block problem, chain problem, ये बेटे हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, ओपन ईयर असाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटे। ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए ब्लॉक ऑफ 26 kg. This force when applied to a block of 14 kg will produce acceleration. Very simple problem. बेटे देखो एक कोई फोर्स है, वी डोंट नो दी फोर्स, ये क्या कर रही है? 26 किलो के मास में 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो फोर्स होगी 26 into 7। अगर यही फोर्स किस पे लगाई जाती? 14 किलो के मास पे, तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती? देखो फोर्स तो सेम रही, एनी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज आल्सो 14 into, वी से acceleration produced in 14 kg mass is A. So 26 into 7 is equal to 14 into acceleration. So बेटे 26 into 7 upon 14 is equal to acceleration. 7 2s are 14. So acceleration is 13 meter per second square. यानी कि यही फोर्स यदि 14 किलो के मास पे लगती तो उसमें 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती। तो आंसर क्या बना बेटे? बी पार्ट, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। A force produces an acceleration of 13 meter per second square in a block of mass 11 kg. The same force will produce an acceleration of 5.5 meter per second square in a block of mass. बिल्कुल उसका भाई है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो बेटे फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेलरेशन कितना? F इज इक्वल टू 11 किलो का मास है, उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 13 की। सेम फोर्स विल प्रोड्यूस, अब मास पूछा गया है तो मास m मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन कितनी है बेटे? 5.5. So mass of the block will be equal to 11 into 13 upon 5.5. ये बेटे ऊपर जाके 0 लग जाएगी, यहाँ पे कितना हो गया? 55 तो 26 kg। यानी कि 26 किलो का यदि ब्लॉक होता तो उसमें 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती।
तो आंसर इज सी पार्ट, आंसर है हमारे पास, आंसर इज सी पार्ट 26 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स F in a block of mass 1.8 kg is same as the acceleration produced by a force of 17 Newton in a block of mass 5.1 kg, then F is। तो बेटे एक्सेलरेशन सेम है, यदि F फोर्स लगाई आपने 1.8 kg के ब्लॉक पे तो उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसमें? जब आप 17 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं 5.1 kg के ब्लॉक में। सो बेटे आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? F/m। ये रिजल्ट यूज कीजिए। तो बेटा F फोर्स लगा रहे हैं किस पे? 1.8 kg के ब्लॉक पे। सो दिस विल बी इक्वल टू, बोलिए 17/5.1। ये क्या हो गया बेटे? F इज इक्वल टू 17/5.1 इंटू 1.8। ये फोर्स निकल आएगी, ये कैंसिल कर दीजिए। 18 17 3s are 51 एंड 3 6s are। तो इसका मतलब है 6 न्यूटन की फोर्स यदि 1.8 kg पे लगे तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वही 17 न्यूटन की फोर्स यदि 5.1 kg पर लगे तो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, F इज 6 न्यूटन्स। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Two forces of magnitude 8 Newton and 6 Newton are acting at a particle of mass 2 kg. If the forces are at right angle, the acceleration will be। So बेटे देखो, दो फोर्सेस हैं और उनके आपको मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं। वो मैग्नीट्यूड कितने हैं? 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। कैसे एक्ट कर रही हैं ये फोर्सेस? एट राइट एंगल। तो बेटा रिजल्टिंग फोर्स कितनी हो गई? रिजल्टिंग फोर्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36, दैट इज 10। 10 न्यूटन की फोर्स हो गई। और ये 10 न्यूटन की फोर्स किस पे लग रही है? अरे 2 किलो के मास पे, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेटे एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 5th। The momentum of a body changes from 32 kg meter per second, initial momentum और फाइनल मोमेंटम ये रहा, और टाइम कितना लगा बेटे? 3 सेकेंड्स। तो आपने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ बेटे? 50 माइनस 32। और किस टाइम में चेंज हुआ ये मोमेंटम? 3 में। तो ये कितना हो गया? 18/3, दैट इज 6 न्यूटन। सो फोर्स एक्टिंग इज 6 न्यूटन। आंसर देखिएगा बेटे, आंसर इज यस, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। When a force is applied to a body of mass 2 kg, its velocity changes from 17 meter per second to 29 meter per second in 3 seconds. The magnitude of the forces। So देखो बेटे, बॉडी का मास दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकल आएगी, एक्सेलरेशन निकल आएगी तो फोर्स निकल आएगी। तो बेटे एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 29 माइनस u कितना है? 17, टाइम कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 12/3, दैट इज 4। तो एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत खास ख्याल रखना बेटे। और फोर्स कितनी हो जाएगी?
मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 किलो और एक्सेलरेशन कितनी है 4, तो फोर्स कितनी होगी 8 न्यूटन्स। आंसर क्या बनता है बेटे सी पार्ट, आंसर इज 8 न्यूटन, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे वी मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। A force produces an acceleration of 6 meter per second square in a block of mass m. When the same force is applied to another block m2, the acceleration produced is 12 meter per second square. If the two blocks are tied together and same force is applied, then the acceleration of the combination will be. So बेटे देखो पहले F is equal to m into 6, आपने फोर्स लगाई और उसने 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की किसमें ब्लॉक ऑफ मास m में। अब सेम फोर्स आपने क्या लगा दी एक और ब्लॉक पे लगा दी, यानी F फोर्स ही लगाई, लेकिन ब्लॉक का मास कितना है m2 और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई 12। तो कहता है अगर हम दोनों ब्लॉक को इकट्ठा करके सेम फोर्स लगा दें देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए बेटे ये 1 है ये 2 है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर। तो 6m इज इक्वल टू 12 टाइम्स m2, m इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2। इसका मतलब क्या हुआ पहले ब्लॉक का मास दुगना है दूसरे ब्लॉक के, तो दोनों ब्लॉक कंबाइन कर दिए बेटा, F फोर्स लगा दी दोनों ब्लॉक पे, तो F इज इक्वल टू वो लिए m प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखिए दोनों पे कंबाइन करके फोर्स लगा दी, अब हमने एक्सेलरेशन पता करनी है। तो आपको पता लग गया है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन m एंड m2, तो बेटा मैं m की जगह पे 2 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 3m2 इंटू एक्सेलरेशन, ये f के बराबर है। अब आप यहां पे देखिए f इज m2 इंटू 12 और ये थर्ड रिलेशनशिप में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ही सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो m2 इंटू 12 is equal to 3m2 into acceleration. So acceleration is equal to 4 meter per second square. यानी combined blocks की acceleration होगी 4 meter per second square. So answer है हमारे पास क्या? Well acceleration, yes we are having the answer as A part. Answer is A part, 4 meter per second square. Next बेटे 8th question. Question number 8th क्या कह रहा है? A force produces an acceleration of 1.2 meter per second square in a block. Another force produces an acceleration of 9.8 meter per second square in the same block. The two forces, when applied simultaneously in the same direction on the same block, will produce an acceleration of. So बेटे एक ब्लॉक है कोई, उस पे एक फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 1.2 और उसी ब्लॉक पे दूसरी फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 9.8। यदि दोनों फोर्स कंबाइन करके लगा दी जाएं और सेम डायरेक्शन लगा दी जाएं तो हमने पता करना है व्हाट विल बी दी एक्सेलरेशन। सो बेटे देखो पहली फोर्स को मान लेते हैं हम लोग F1, तो F1 इज इक्वल टू m इंटू 1.2 और बेटे F2 is equal to m into 9.8। अब आपने क्या करा दोनों को कंबाइन कर दिया, फोर्सेस को ब्लॉक पे लगा दी, तो लेट अस से द एक्सेलरेशन न्यू एक्सेलरेशन इज a। अब आप क्या कीजिए इन दोनों इक्वेशनों को बेटा ऐड कर दीजिए, तो F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू m इंटू 1.2 प्लस 9.8, तो ये कितना हो गया F1 plus F2 is equal to m into 11, 9.8 plus 1.2,
9.8 प्लस 1.2 इज 11। सो बेटे इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितनी होगी 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको इससे कंपेयर कर दें, किसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दें, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाती है 11। दोनों की फोर्सेस की एप्लीकेशन पे एक्सेलरेशन इज 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है बेटे 2i प्लस 5j टू फाइनल मोमेंटम कितना दे रखा है बेटे 5i प्लस 9j इन 0.5 seconds, in a time 0.5 second, then the magnitude of force on the body is, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। लेकिन आपको देखिए ध्यान कीजिए फोर्स वेक्टर टर्म्स में नहीं निकालनी है, हमने स्केलर टर्म्स में निकालनी है। तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 3i प्लस बेटा 4j और टाइम कितना है 0.5, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा बेटे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 25, ये 5 हो गया, 5 अपॉन 0.5 कितना हो गया बेटे ये 10 न्यूटन। सो फोर्स इज 10 न्यूटन, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, now next he says in the above question, that is in question number 9th, what is the direction of force, what is the direction of force। so देखो बेटे F हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है फोर्स की, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th है। आप देखिए फोर्स हमने निकाली थी बेटे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कितना आया था 3i प्लस 4j upon time, time was 0.5. So this is equal to what? I can write this as 6i plus 8j. So tan of theta is equal to fy upon fx. Tan of theta is equal to fy upon fx. तो fy कितना है 8 upon 6, यानी कि theta is equal to tan inverse of 8 by 6 can be written as 4 by 3. So angle which this force makes with the horizontal is tan inverse 4 by 3. Answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next we go on to 11th question bete. Question number 11 देखिए, a mass m kg suspended by a rope OA of length 1 meter from a rigid support O. Another rope tied to the mass is pulled by a force of 30 Newton such that the mass m is 0.5 meter away from the vertical line. The mass m is, तो हमने मास m पता करना है। देखिए बेटे इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है, अब इस मास पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है 30 न्यूटन का। नो ये 0.5 मीटर चला गया है अपनी वर्टिकल पोजीशन से। हमें क्या पता करना है बेटे, ये लेंथ इसकी 1 मीटर है, वी आर नोइंग दैट। हमें मास m पता करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आप को पता है कि धागे में टेंशन T आ जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे, दिस एंगल विल बी थीटा ओनली। इधर कितना हो गया एक कंपोनेंट T cos थीटा और इधर कितना हो गया T sin थीटा। अब ये हमारा ब्लॉक इस गिवन सिचुएशन में कैसा है, इक्विलिब्रियम में, इट इज इन
equilibrium. So we can find out the mass m using the equilibrium conditions. कैसे बेटे? देखिए वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो t sin थीटा is equal to 30 and t cos of theta is बड़ा m into g, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर रही है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस कर रही हैं। तो आपके पास tan थीटा कितना आ गया बेटे? डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन mg। अब आप g की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या आ गया? 3/m आ गया। तो m इज इक्वल टू 3 अपॉन tan ऑफ थीटा, mg इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 अपॉन tan थीटा। अब बेटा tan थीटा कैसे निकालोगे? देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज 1 मीटर लेंथ का है और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे को मिली हुई है दैट इज 0.5 मीटर। सो आई कैन कैलकुलेट दिस लेंथ क्योंकि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो आई कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बेटा अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहां से डालेंगे, सो यू विल गेट व्हाट आंसर फॉर मास विल बी इक्वल टू 2√3 kg। मैंने आपको tan थीटा निकालने का तरीका बता दिया बेटे, तो आप अगर tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू विल गेट द आंसर एज 2√3 kg। सो आंसर है हमारे पास, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द टेंशन इन द रोप। बेटे टेंशन तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो आप, सिर्फ आप इस इक्वेशन को देखिए, t sin थीटा 12th क्वेश्चन में कह रहा है इसी रोप में टेंशन कितनी होगी, तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन देखिए, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन t sin थीटा इज इक्वल टू 30। sin थीटा कितना हो जाएगा बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? 0.5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, दैट इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.5, 0.5 इज 1/2, 60 न्यूटन। सो टेंशन कितनी होगी बेटे? 60 न्यूटन के बराबर होगी। तो आंसर है हमारे पास, यस वी आर हैविंग द आंसर, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन। देखिए 13th के साथ लिंक्ड है आगे टिल 17th, सारे क्वेश्चन लिंक्ड है बेटे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, 13 से लेके 17 तक आपको इकट्ठे समझाऊंगा 1 by 1। तो बेटा देखो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन दे रखी है, इसमें ये 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं A, B, C और D, और क्या कह रहा है? चारों का मास 2-2 किलो है, मतलब A का मास 2 किलो, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका। फिर क्या कहता है? उसके बाद कहता है बेटे ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़े हैं, अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक फोर्स क्या है? P इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक A, इस पे हमने फोर्स P लगा दी बेटे। द सिस्टम अक्वायर्स ए वेलोसिटी, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, वेलोसिटी कितनी अक्वायर कर लेता है? 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है इसको? 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अक्वायर कर लेता है। हमने क्या निकालना है बेटे? फोर्स P की फोर्स कितनी होगी, P फोर्स क्या होगी। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए बेटा एक्सेलरेशन कितनी हो गई? v/t, चेंज इन वेलोसिटी 8 का है, टाइम कितना है? 4 का, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे फोर्स P पूछ रहा है, तो P फोर्स सारों को किस एक्सेलरेशन चला रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चला रहा है, तो P फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना हो गया? देयर आर 4 मासेस, सो टोटल मास बिकम्स 8, और एक्सेलरेशन कितनी है बेटे? 2, तो ये कितना हो गया? सो द टोटल फोर्स P इज 16 न्यूटन। सो आंसर है हमारे पास
आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से लिंक्ड है। टोटल फोर्स आपको पता लग गई 16 न्यूटन है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, यहां करूंगा मैं।